दिल्ली फायर सर्विस के पास न तो आबादी के वितरण का व्यापक डेटाबेस था, न खतरनाक इलाकों का व्यवस्थित रिकॉर्ड ही था, और न ही ऐसे क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान थी जहां आग लगने पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था। दिल्ली उस समय लगभग 1,68,00,000 लोगों का शहर था, लेकिन जिस एजेंसी को इस सब की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, उसके पास ही खतरे का पूरा नक्शा नहीं था। संसाधनों की योजना अनुमान के आधार पर बन रही थी। किस इलाके में नया फायर स्टेशन चाहिए, कहां अतिरिक्त फायर इंजन चाहिए, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम वाला है, इन सवालों के जवाब देने के लिए जरूरी जानकारी ही अधूरी थी। 2016 में सीएजी ने इसे एक बड़ी प्रणालीशील कमजोरी माना, और जब 2026 में भी दिल्ली में लगातार बड़े अग्निकांड होते हैं और केवल जनवरी से मई के बीच 45 लोगों की जान चली जाती है, तो सवाल उठता है कि क्या वो बुनियादी समस्या कभी पूरी तरह हल हुई भी या नहीं। अगर किसी शहर की फायर सुरक्षा व्यवस्था की तुलना एक डॉक्टर से की जाए, तो सबसे पहले डॉक्टर को यह तो पता होना ही चाहिए कि मरीज की बीमारी है कहां पे। लेकिन सीएजी की 2016 की रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे बड़ा झटका यही लगता है कि दिल्ली फायर सर्विस को अपने ही शहर का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड नहीं पता। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली फायर सर्विस के पास न तो आबादी के वितरण का व्यापक डेटाबेस था, न खतरनाक इलाकों का व्यवस्थित रिकॉर्ड ही था, और न ही ऐसे क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान थी जहां आग लगने पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था। ये कोई छोटी प्रशासनिक चूक नहीं थी। दिल्ली उस समय लगभग 1,68,00,000 लोगों का शहर था। ये 2016 की बात हो रही है। हजारों फैक्ट्रियां, गोदाम, बाजार, अस्पताल, होटल, स्कूल और बहुमंजिला इमारतें मौजूद थी। लेकिन जिस एजेंसी को इस सब की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, उसके पास ही खतरे का पूरा नक्शा नहीं था। इसका मतलब यह था कि संसाधनों की योजना अनुमान के आधार पर बन रही थी, वैज्ञानिक डेटा के आधार पर नहीं। किस इलाके में नया फायर स्टेशन चाहिए, कहां अतिरिक्त फायर इंजन चाहिए, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम वाला है, इन सवालों के जवाब देने के लिए जरूरी जानकारी ही अधूरी थी। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट में बार बार डेटाबेस नहीं था, रिकॉर्ड नहीं था, निगरानी नहीं थी जैसे शब्द दोहराए जाते हैं। यानी समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं थी, बल्कि जानकारी की भी थी। जिस शहर में हर साल हजारों आग की घटनाएं दर्ज होती हूं, वहां अगर सुरक्षा व्यवस्था डेटा के बिना चल रही है, तो वो किस्मत के भरोसे ही काम कर रही है। 2016 में सीएजी ने इसे एक बड़ी प्रणालीशील कमजोरी माना था, और जब 2026 में भी दिल्ली में लगातार बड़े अग्निकांड होते हैं और केवल जनवरी से मई के बीच 45 लोगों की जान चली जाती है, तो सवाल उठता है कि क्या वो बुनियादी समस्या कभी पूरी तरह हल हुई भी या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश, और आज के इस देश कनेक्ट के एपिसोड में हम समझेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली की फायर सेफ्टी में मौजूदा गैप्स क्या हैं, जिनके बारे में खुद सरकार के बनाए रिपोर्ट में पिछले 10 सालों से जिक्र होता है। किसी भी शहर की फायर सुरक्षा उसकी फायर ब्रिगेड से नहीं होती है, बल्कि उसके फायर स्टेशनों के नेटवर्क से तय होती है। कौन सी कहां बनी है, क्योंकि आग लगने के बाद हर सेकंड की कीमत होती है। अगर फायर स्टेशन पास में है तो आग पर शुरुआती मिनटों में काबू पाया जा सकता है। अगर स्टेशन दूर है तो वही आग कुछ ही मिनटों में एक कमरे से पूरी इमारत तक को जलाकर राख कर सकती है। शायद यही वजह है कि दिल्ली फायर सर्विस ने 2007 में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था। योजना ये थी कि दिल्ली की हर विधानसभा में कम से कम एक फायर स्टेशन होगा और कुल संख्या 70 तक पहुंचाई जाएगी। यह लक्ष्य किसी दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि तेजी से बढ़ती आबादी, फैलते शहर और बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए इसे जरूरी माना गया था। लेकिन जब सीएजी ने 2015 तक की स्थिति की समीक्षा की, तो तस्वीर निराशाजनक थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, लेकिन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी वही लक्ष्य दोहराया गया, लेकिन नवंबर 2015 तक दिल्ली में केवल 58 फायर स्टेशन ही मौजूद थे। यानी राजधानी अब भी अपने घोषित लक्ष्य से 12 फायर स्टेशन पीछे थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 2009 से 2015 के बीच पूरे 6 साल में सिर्फ 8 नए फायर स्टेशन ही जुड़ पाए। दिल्ली फायर सर्विस ने इसका कारण जमीन आवंटन, पीडब्ल्यूडी की प्रक्रिया, नक्शों की मंजूरी और निर्माण में देरी को बताया। लेकिन सीएजी ने साफ साफ कह दिया कि जब फंड उपलब्ध थे तब विभाग की जिम्मेदारी थी
कि वो दूसरे विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करता। यही वो जगह है जहां रिपोर्ट सिर्फ तकनीकी टिप्पणी नहीं करती है, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। अगर राजधानी को खुद पता था कि उसे 70 फायर स्टेशन चाहिए, तो वह 58 पर क्यों अटकी रही? और आज जब 2026 में दिल्ली की आबादी 2011 की तुलना में कहीं ज्यादा है, नई कॉलोनियां और ऊंची इमारतें लगातार बढ़ रही हैं, तब यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है। क्योंकि आग लगने के बाद लोग ये नहीं पूछते कि जमीन का आवंटन किस विभाग ने रोका था, वे सिर्फ इतना पूछते हैं कि मदद समय पर क्यों नहीं पहुंची। फायर स्टेशन बना देना एक बात है, लेकिन उन स्टेशनों के पास पर्याप्त गाड़ियां और उपकरण होना दूसरी बात। अगर किसी सेना के पास सैनिक हो लेकिन हथियार ही ना हो, तो उसकी ताकत अधूरी मानी जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 2015 में दिल्ली फायर सर्विसेज की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। एसएफएसी के मानकों के अनुसार 2011 की जनगणना के हिसाब से दिल्ली को 205 पंपिंग यूनिट्स की आवश्यकता थी। इनमें सक्रिय यूनिट्स के साथ 20% रिजर्व क्षमता भी शामिल थी, ताकि किसी बड़े हादसे के समय अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो। लेकिन वास्तविकता यह थी कि दिल्ली फायर सर्विस के पास केवल 160 पंपिंग यूनिट्स थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 160 यूनिट्स में से 31 खराब पड़ी थी और इस्तेमाल के योग्य नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि कागजों पर भले 160 यूनिट दर्ज थी, लेकिन वास्तव में केवल 129 यूनिट ही काम कर सकती थी। यानी राजधानी उस क्षमता से बहुत नीचे काम कर रही थी, जिसकी जरूरत उसके आकार और आबादी के हिसाब से थी। इसी तरह रेस्क्यू वैन की स्थिति भी चिंताजनक थी। मानकों के अनुसार दिल्ली को 18 रेस्क्यू वैन चाहिए थी, लेकिन उसके पास केवल 6 थी, यानी जरूरत का सिर्फ 1/3। ये वही विशेष वाहन होते हैं जो ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को निकालने, दुर्घटनाओं में बचाव कार्य करने और जटिल आपात स्थितियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जरा इस तस्वीर को 2026 के संदर्भ में देखिए। दिल्ली पहले से कहीं ज्यादा घनी हो चुकी है। हाई राइज अपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ चुकी है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बढ़े हैं, बिजली की खपत बढ़ी है, आग के जोखिम बढ़े हैं। लेकिन सवाल वही है कि जो सीएजी ने 10 साल पहले उठाया था, क्या संसाधनों की वृद्धि जोखिमों की वृद्धि के बराबर हुई? क्योंकि अगर शहर तेजी से बढ़ता जाए और सुरक्षा व्यवस्था पीछे छूट जाए, तो अग्निकांड सिर्फ हादसे नहीं रहते हैं, वे पहले से लिखी हुई चेतावनियों का परिणाम बन जाते हैं। किसी भी बड़े अग्निकांड के बाद, आग लगने के बाद, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची। इस पर कई रिपोर्टें बन जाती हैं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आग से लड़ाई में पानी से ज्यादा कीमत समय की होती है। आग लगने के शुरुआती कुछ मिनट तय करते हैं कि घटना एक छोटे हादसे तक सीमित रहेगी या फिर दर्जनों लोगों की जान लेने वाली त्रासदी बन जाएगी। और यही वजह है कि स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल ने स्पष्ट मानक तय किए थे। घनी आबादी वाले और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड को 3 मिनट के भीतर पहुंच जाना चाहिए, जबकि अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 5 मिनट का समय स्वीकार्य माना गया था। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने जो तस्वीर दिखाई, वो राजधानी के लिए बेहद चिंताजनक थी। ऑडिट में पाया गया कि बड़ी संख्या में मामलों में दिल्ली फायर सर्विस निर्धारित समय सीमा के भीतर घटना स्तर तक नहीं पहुंच पाई। रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि 60% से अधिक मामलों में प्रतिक्रिया समय तय मानकों से अधिक था। यानी आग लगने के बाद जिन शुरुआती मिनटों में लोगों की जान बचाई जा सकती थी, उन्हीं मिनटों में सिस्टम पीछे कहीं छूट रहा था। इसके पीछे कई कारण बताए गए। दिल्ली का भारी ट्रैफिक, संकरी सड़कें, अवैध पार्किंग, अनधिकृत कॉलोनियां और कई इलाकों में फायर टेंडरों के लिए पर्याप्त पहुंच मार्ग का अभाव। लेकिन आम नागरिक के लिए यह कारण मायने नहीं रखते। किसी अस्पताल, फैक्ट्री या घर में फंसे व्यक्ति के लिए सिर्फ एक बात मायने रखती है कि मदद समय पर पहुंची या नहीं, उसकी जान बची या नहीं। यही वजह है कि सीएजी ने इसे सिर्फ परिचालन संबंधी समस्या नहीं माना है, बल्कि गंभीर सुरक्षा चुनौती बताया। क्योंकि यदि शहर में पर्याप्त फायर स्टेशन नहीं है, संसाधन कम है और सड़कें ऐसी हैं कि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच ही नहीं सकती, तो पूरा सुरक्षा ढांचा कमजोर पड़ जाता है। 10 साल बाद भी जब दिल्ली में बड़े अग्निकांड की खबर सामने आती है और जनवरी से मई 2026 के बीच जब दर्जनों लोगों की जान चली जाती है, तो सीएजी की ये टिप्पणी और भी प्रासंगिक लगने लगती है। सवाल ये नहीं है कि आग क्यों लगी, सवाल ये है कि जब आग लगी तब क्या शहर उसके लिए तैयार था, राजधानी उसके लिए तैयार थी। पूरी रिपोर्ट का शायद सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा यही था
जब कोई शहर ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी विकसित होना पड़ता है। ऊंची इमारतों में आग बुझाना सामान्य मकानों की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता है। वहां धुआं तेजी से फैलता है, निकासी मुश्किल होती है और बचाव कार्य अधिक जटिल हो जाते हैं। इसलिए दुनिया के अधिकांश बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है। लेकिन सीएजी ने पाया कि दिल्ली फायर सर्विस के पास ऐसी इमारतों का समग्र डेटाबेस था ही नहीं। रिपोर्ट के अनुसार विभाग के पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं थी कि दिल्ली में कुल कितनी हाई राइज इमारतें मौजूद हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि विभाग के पास इन इमारतों के फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स की स्थिति का भी व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं था। यानी यह स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि किन इमारतों का प्रमाण पत्र वैध है, किन का समाप्त हो चुका है और किन्हें निरीक्षण की आवश्यकता है। सोचिए, जिस संस्था को इन इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी उसके पास ही उनकी पूरी सूची नहीं थी। इसका असर सिर्फ कागजी कामकाज तक सीमित नहीं था। जब किसी विभाग के पास डेटा नहीं होता है तो वह जोखिम का आकलन नहीं कर सकता। वो ये तय नहीं कर सकता कि किस इलाके को प्राथमिकता दी जाए, कहां निरीक्षण बढ़ाए जाएं और किन इमारतों पर विशेष निगरानी रखी जाए। और यही रीजन है कि सीएजी ने इस स्थिति को गंभीर प्रशासनिक विफलता माना था। दिल्ली में बार बार एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। हर बड़े अग्निकांड के बाद पता चलता है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हो रहा था, निकासी व्यवस्था कमजोर थी या फायर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। सवाल यह है कि अगर निगरानी का तंत्र मजबूत होता तो क्या इनमें से कुछ हादसे रोके जा सकते थे? सीएजी की रिपोर्ट इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। उसकी जो टिप्पणियां साफ संकेत देती हैं कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि आग से पहले की जाने वाली तैयारी थी, जो हमारे पास थी ही नहीं। किसी भी इमारत के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज नहीं होता है, ये प्रमाण होता है कि भवन में, उस इमारत में आग से बचाव के लिए आवश्यक इंतजाम मौजूद हैं, अगर हैं तो किस स्थिति में है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में इस पूरी व्यवस्था की निगरानी बेहद कमजोर थी। विभाग के पास ऐसा कोई प्रभावी तंत्र था ही नहीं जो ये सुनिश्चित कर सके कि जिन इमारतों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं वे समय पर उसका नवीनीकरण कर भी रहे हैं या नहीं। ऑडिट के दौरान ये पाया गया कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के नवीनीकरण की प्रक्रिया काफी हद तक इमारत के जो मालिक हैं उनकी पहल पर निर्भर थी। यदि कोई मालिक स्वयं आवेदन लेकर नहीं आता खुद, तो विभाग के पास ये पता लगाने का कोई प्रभावी तरीका मौजूद नहीं कि उसका प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी व्यवस्था निगरानी आधारित नहीं है, बल्कि आवेदन आधारित ही थी। यानी विभाग इंतजार करता था कि वो जो इमारत के मालिक हैं वो उसके पास आए, वो बताएं कि क्या क्या चीजें लैप्स कर रही हैं। यह स्थिति इसलिए खतरनाक थी क्योंकि समय के साथ किसी भी इमारत की स्थिति बदल सकती है, नए निर्माण हो सकते हैं, अतिरिक्त मंजिलें जुड़ सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी लोड बढ़ सकता है। हो सकता है सुरक्षा उपकरण खराब हो गए। इसलिए नियमित निरीक्षण और नवीनीकरण बेहद आवश्यक होते हैं। लेकिन यदि विभाग के पास ही ये जानकारी नहीं है कि किस इमारत का प्रमाण पत्र कब समाप्त हो रहा है, तो वह निगरानी कैसे करेगा? ऑडिट के दौरान जिन इमारतों का निरीक्षण किया गया उनमें से कुछ के एनओसी सालों पुराने पाए गए। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं था, बल्कि यह भी दिखाता है कि सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सक्रिय निगरानी के बजाय कागजी औपचारिकता में बदल चुका था। सीएजी ने इस पूरे तंत्र पर सवाल उठाया, क्योंकि फायर सेफ्टी का मतलब सिर्फ प्रमाण पत्र जारी कर देना नहीं है। असली जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि 5 साल बाद भी वही सुरक्षा मानक कायम हो। और जब यह जिम्मेदारी कमजोर पड़ जाती है, तब सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल एक दस्तावेज बनकर रह जाता है, सुरक्षा की गारंटी नहीं। अगर आप किसी बड़ी इमारत, अस्पताल, होटल, मॉल या व्यावसायिक परिसर में जाते हैं तो आप मानकर चलते हैं कि वहां सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जिसे पता होगा कि आग लगने पर क्या करना है, लोगों को कैसे बाहर निकालना है, फायर सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं और सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इसी सोच के तहत दिल्ली फायर सर्विस एक्ट और नियमों में कई प्रकार की इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य किया गया था। लेकिन सीएजी ने जब इस व्यवस्था की जांच की तो उसे एक चौंकाने वाली और भी तस्वीर दिखाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली फायर सर्विस के पास ये जानकारी ही नहीं थी कि कितनी इमारतों में फायर सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं और कितनी इमारतें नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह थी
कि विभाग ने इस नियम को लागू करवाने के लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाया था। ऑडिट में पाया गया कि पिछले कई सालों में न तो व्यवस्थित निरीक्षण हुए हैं, न व्यापक नोटिस जारी किया गया और न ही नियमों का कोई पालन करने वाला दिखा। अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। यानी कानून मौजूद था लेकिन उसे लागू करवाने वाला तंत्र लगभग निष्क्रिय था। अब इस समस्या को सिर्फ प्रशासनिक चूक समझना गलती होगी, क्योंकि किसी भी इमारत की सुरक्षा सिर्फ मशीनों से तय नहीं होती। स्प्रिंकलर और फायर अलार्म तब काम आते हैं जब उनका रखरखाव किया जाए। एग्जिट जो होता है तब उपयोगी होंगे जब उन्हें बंद न किया जाए। ताला मार देंगे तो कैसे होगा? और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अक्सर उसी फायर सेफ्टी अधिकारी की होती है जिसकी नियुक्ति कानून ने अनिवार्य की होती है। जब यह पद ही खाली हो या इसकी निगरानी ही ना हो तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे कागजों में सिमटने लगती है। भारत में बड़े अग्निकांडों के बाद बार बार एक जैसी बातें सामने आती हैं। फायर डोर बंद थे, निकासी मार्ग पर सामान रखा था, अलार्म काम नहीं कर रहा था, कर्मचारियों के पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। ये सब अचानक पैदा नहीं होता है, ये सालों की लापरवाही का परिणाम होता है। और सीएजी ने 2016 में इसी खतरे की तरफ इशारा किया था। और जब 2026 में भी कई संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल उपकरणों की नहीं थी बल्कि जवाबदेही की भी थी। किसी भी ऑडिट की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वह फाइलों से बाहर निकलकर जमीन पर जाकर सच देखता है। और शायद इसी वजह से सीएजी रिपोर्ट का सबसे विस्फोटक हिस्सा वो था जहां ऑडिट टीम ने कुछ प्रमुख इमारतों का भौतिक निरीक्षण यानी कि जा करके देखा फिजिकल वे में, क्योंकि फाइलों में सब कुछ ठीक दिखाई देता है लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। ऑडिट के दौरान अंतरिक्ष भवन, विक्रम टावर्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, पालिका केंद्र और अन्य जो इमारत हैं उनके निरीक्षण किए गए। जो कमियां सामने आई वो सिर्फ तकनीकी खामियां नहीं थी बल्कि बुनियादी सुरक्षा विफलताएं थी। कुछ इमारतों में फायर टेंडर के पहुंचने का रास्ता बंद था, कहीं आपातकालीन निकास द्वार बंद था, कहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कहीं आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद थी, कुछ स्थानों पर फायर सिस्टम पूरी तरीके से निष्क्रिय थे। यहां तक कि ऐसे अस्पताल भी मिले जहां आग बुझाने के लिए आवश्यक पानी की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े हुए। अब जरा इस तस्वीर की गंभीरता समझिए। ये कोई ऐसी इमारतें नहीं थी जो सालों से बंद पड़ी थी। ये वो जगह थी जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं। अस्पतालों में मरीज थे, सरकारी जो कार्यालय थे वहां पे कर्मचारी थे, आम नागरिक वहां सेवाएं लेने पहुंच रहे थे और इन्हीं जगहों पर बुनियादी सुरक्षा कमियां मौजूद थी। यही वो बिंदु है जहां सीएजी रिपोर्ट सिर्फ विभागीय समीक्षा नहीं रहती है बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर राजधानी के प्रमुख अस्पताल सरकारी भवनों में स्थिति है तो उन इमारतों का क्या हाल होगा जिनकी निगरानी और भी कमजोर है? क्योंकि किसी भी सुरक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा उसके सबसे कमजोर हिस्से से नहीं होती है बल्कि उसके सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों से होती है। और सीएजी ने यह दिखाया कि राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान भी सुरक्षा के मामले में उतने मजबूत नहीं थे जितना माना जाता था। आग से सुरक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार जांच लिया जाए और फिर हमेशा के लिए सुरक्षित मान लिया जाए। किसी भी इमारत की स्थिति समय के साथ बदलती है, नए कमरे जुड़ते हैं, अतिरिक्त मंजिलें बनती हैं, बिजली का लोड बढ़ता है, मशीनें पुरानी होती हैं और सुरक्षा उपकरण खराब भी हो सकते हैं। इसलिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या एनओसी का नियमित नवीनीकरण बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने यहां भी गंभीर खामियां उजागर की। ऑडिट के दौरान कुछ ऐसी इमारतें आई जिनके पास, सोचिए, जब ऑडिट हो रहा था तब इन प्रमाण पत्रों को जारी किए हुए 1 दशक से भी अधिक समय बीत चुका था। यह तथ्य अपने आप में दिखाता है कि नवीनीकरण और निगरानी की व्यवस्था कितनी कमजोर थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि निरीक्षण की गई कई इमारतों में पिछले 3 सालों के भीतर प्रमाण पत्र नवीनीकरण नहीं किया गया था। इससे सीएजी ने निष्कर्ष निकाला कि पूरी व्यवस्था भवन जो इमारत के मालिक हैं उनकी इच्छा पर निर्भर हो चुका था। यदि कोई मालिक आवेदन लेकर विभाग के पास नहीं गया तो नहीं हुआ और यही सालों से चला आ रहा था। यह समस्या सिर्फ कागजी नहीं है। मान लीजिए किसी इमारत को 1995 में एनओसी मिला था, उसके बाद 2 दशकों में वहां नई वायरिंग हुई होगी, अतिरिक्त दूसरे और भी इक्विपमेंट्स लगाए गए होंगे, लोगों की संख्या बढ़ी होगी। ऐसे में 20 साल पुराने जो एनओसी था उसका क्या मतलब रह जाता है? यही कारण है कि आधुनिक फायर सुरक्षा व्यवस्था में नियमित निरीक्षण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सीएजी की रिपोर्ट का यह हिस्सा पढ़कर एक
और भी सवाल पैदा होता है। अगर राजधानी में ऐसी इमारतें मौजूद थी जिनके प्रमाण पत्र इतने पुराने थे, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में सक्रिय निगरानी पर आधारित थी, या सिर्फ वो तब जागती थी जब कोई आवेदन लेकर उसके दरवाजे तक पहुंचता था? और यही वो सवाल है जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और अगर 2016 में चेतावनी मिल चुकी थी, तो 2026 में 45 मौतों के बाद सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं है, उन सरकारों पर भी उठना चाहिए। आप सरकार से भी और आज की सरकार से भी, क्योंकि आग पार्टी देखकर नहीं लगती है, लेकिन जवाबदेही हमेशा सत्ता से ही पूछी जाती है।